फौजी फौज में, पड़ोसी मौज में। शादी का घर अभी भी रोशनियों से नहाया हुआ था। बाहर ढोल की आवाज अभी थमी ही थी, लेकिन साक्षी के दिल की धड़कनें तेज थीं। वो अपने नए कमरे में बैठी थी, जहां हर तरफ गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थीं। पूरब कमरे में दाखिल हुआ। उसने वर्दी उतारी थी, लेकिन उसके चेहरे पर वो सुकून नहीं था जो एक दुल्हे के चेहरे पर होना चाहिए। पूरब, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आज तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी रात है। साक्षी, मैं नहीं जानता तुम इसे कैसे झेल पाओगी। मुझे अभी अभी हेडक्वार्टर से ऑर्डर मिला है। बॉर्डर पर हालात बहुत खराब है। मुझे कल सुबह 4 बजे की रिपोर्ट देनी है। क्या? कल सुबह? पूरब, हमारी शादी को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए। लोग क्या कहेंगे? और मैं इस नए घर में इन अनजान लोगों के बीच आपके बिना कैसे रहूंगी? लोगों का काम है कहना साक्षी, लेकिन मेरा काम है देश की हिफाजत। एक फौजी का पहला प्यार उसका देश होता है। क्या तुम एक फौजी की पत्नी बनकर ये कुर्बानी नहीं दे सकती? कुर्बानी? ये तो मेरे अरमानों का कत्ल है पूरब। मैंने सोचा था हम घूमने जाएंगे, बातें करेंगे, लेकिन आप तो मुझे इस तन्हाई के हवाले करके जा रहे हैं। तसल्ली रखो, पापा जी, माँ, स्वीटी और अमन ये सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मैं वादा करता हूँ, जैसे ही हालात थोड़े ठीक होंगे मैं छुट्टी लेकर लौट आऊँगा। रात भर दोनों ने बातें की। पूरब ने उसे पुराने किस्से सुनाए और साक्षी ने अपने डर। लेकिन सुबह होते ही पूरब अपनी बैग उठाकर निकल गया और साक्षी रह गई उस कमरे में जहां की हवा में अभी भी पूरब की परफ्यूम की खुशबू बाकी थी। दिन गुजरने लगे। साक्षी ने अपने दुख को घर की जिम्मेदारियों के नीचे दबा दिया। उसके ससुर राठौर वर्मा जी एक रिटायर्ड फौजी ऑफिसर थे। उनके लिए डिसिप्लिन सबसे बड़ा धर्म था। बहू, सुबह के 6 बज रहे हैं। पूरब होता तो अब तक ड्रिल कर रहा होता। तुम भी उठो और घर संभालो। जी पापा जी, मैं बस नाश्ता तैयारी करने जा रही हूँ। किचन में स्वीटी उसका हाथ बटाती। स्वीटी एक जिंदा दिल लड़की थी और वो साक्षी के लिए बहुत सपोर्टिव भी थी। भाभी, आप इतना उदास मत रहा कीजिए। भाई गए हैं तो क्या हुआ, हम हैं ना। चलिए आज कुछ चटपटा बनाते हैं। अमन कब से कह रहा था। हाँ भाभी, आपके हाथ के बने पकौड़े और दही की सब्जी मिल जाए तो मजा आ जाए। भाई को तो बॉर्डर पर ये सब नसीब नहीं होता होगा। एक दिन पड़ोसन कमला घर आई और शिल्पा उनके सामने अपनी बहू की तारीफों के पुल बांधने लगी। अरे देखो कमला, मेरी साक्षी जैसी बहू पूरे शहर में नहीं मिलेगी। इतनी संस्कारी है कि मेरे बोलने से पहले ही काम हो जाता है। पूरा नेह है, फिर भी कभी माथे पर शिकन नहीं आई। ये है हमारे घर की असली इज्जत। सही कहा शिल्पा, आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं जो शादी की पहली रात ही पति को बॉर्डर भेज दें और उफ तक ना करें। साक्षी ने ये सब सुना और उसे गर्व तो हुआ, लेकिन उसका दिल अंदर से रो रहा था। तभी वो सोचती है, सब मेरी तारीफ कर रहे हैं, पर कोई ये नहीं पूछता कि मैं रात को कितनी बार रोती हूँ। सबको बस मेरा हंसता हुआ चेहरा नजर आता है, पर दिल से मैं कितनी दुखी हूँ ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। वक्त गुजरता गया। पूरब के फोन का इंतजार करते करते साक्षी थक चुकी थी। अकेलापन उसे जहर जैसा लगने लगा था। एक शाम वो ठंडी हवा के लिए छत पर गई। सामने वाली छत पर एक नया लड़का खड़ा था। वो हैंडसम था और उसने मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे। अकेले बैठी बैठी तारे गिन रही हैं क्या? या किसी का इंतजार है जो शायद आना भूल गया? आप कौन है और मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है आपके पास कोई काम धाम नहीं है। शांत बाबा। मेरा नाम सूरज है। मैं सामने वाले घर में नया रेंटर हूँ। मैंने देखा है आप रोज यहाँ अकेली बैठी रहती हैं। इतनी खूबसूरत आंखों में इतनी उदासी। ये तो गुनाह है। मुझे आपकी फजूल बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, समझे आप? दिलचस्पी तो वक्त के साथ पैदा होती है साक्षी जी। वैसे आपका नाम साक्षी है ना? मैंने स्वीटी से पूछा था। आपके पति बॉर्डर पर है, फौजी हैं, उन्हें तो देश से प्यार है, पर आपको प्यार देने वाला यहाँ कोई नहीं। साक्षी का दिल धड़का। उसे लगा सूरज ने उसके दिल की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो घबराकर सूरज से कहती है, बस अब आप हद पार कर रहे हैं, प्लीज अब और मत बोलिए। मैं तो हद तोड़ने आया हूँ। कभी किसी दोस्त से दिल की बात करके देखिए, बोझ हल्का हो जाएगा। मैं रोज यहाँ कॉफी पीता हूँ। अगर आपका मन करे तो आ जाइएगा। आपका प्यारा दोस्त आपका रोज यही इंतजार करेगा। उस रात साक्षी सो नहीं पाई। उसे बार बार सूरज की वो बात याद आ रही थी, आपको प्यार देने वाला यहाँ कोई नहीं। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं उसके बारे में ही क्यों सोच रही हूँ? वैसे वो ठीक ही कह रहा था। मुझे प्यार करने वाला तो मुझसे दूर है और मैं यहाँ अकेली। न जाने पूरब अब कब वापस आएंगे। अगले दिन साक्षी छत पर गई।
उसने कोशिश की सूरज को न देखे, लेकिन सूरज वहां मौजूद था। आज आपका चेहरा कल से ज्यादा उदास है। क्या आज भी उनका फोन नहीं आया? आपको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। खैर, मैं हूं ना, आप मुझसे बातें कर सकती हैं। नहीं, वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, तभी वो मुझे कॉल नहीं कर पाते। मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। नेटवर्क की प्रॉब्लम बॉर्डर पर होती है या उनके दिल में? जो इतनी प्यारी पत्नी को ऐसे छोड़ गया, वो कैसा मर्द है? मैं होता तो कभी आपको पलकों से गिरने नहीं देता। सूरज, वो अपने फर्ज पर हैं, उन्हें ऐसे मत बोलो। मुझे उनके बारे में ऐसा सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। फर्ज फर्ज फर्ज, क्या आपका कोई फर्ज नहीं अपने लिए? कब तक इस संस्कारी बहू के टैग के नीचे अपनी जवानी को दफन करोगी? जिंदगी जीने के लिए है साक्षी, कभी बाहर निकलो, दुनिया देखो। धीरे धीरे साक्षी को सूरज की बातें सही लगने लगी। सूरज उसे रोज नई नई बातों में फंसाता। वो उसे बताता कि वो कितनी स्पेशल है। साक्षी अब रोज छत पर जाने का बहाना ढूंढती। सूरज, मुझे डर लगता है, अगर घर वालों को पता चला तो? डर को गोली मारो, हम सिर्फ दोस्त हैं। क्या एक दोस्त के साथ बाहर जाकर कॉफी पीना गुनाह है? कल दोपहर को अमन कॉलेज जाएगा और पापा जी सो रहे होंगे, तब हम बाहर मिलते हैं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। साक्षी ने हाँ कह दी। उसका दिल डर रहा था, पर एक अजीब सा एक्साइटमेंट भी थी। वो सोच रही थी सूरज उसका दोस्त ही तो है, उसके साथ बाहर जाने में कुछ गलत नहीं है। पर सूरज के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन साक्षी ने सास से कहा कि वो मार्केट जा रही है। सूरज उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर शहर से दूर एक होटल ले गया। होटल पहुंचकर साक्षी बहुत डर रही थी और थोड़ी कंफ्यूज भी थी, पर उसका दिल मान नहीं रहा था कि सूरज गलत है। सूरज, हम यहाँ क्यों आए हैं? हम किसी कैफे में भी तो बैठ सकते थे। मुझे ना आप बहुत डर लग रहा है। आज से पहले मैं किसी के साथ ऐसे होटल के रूम में नहीं आई। वहाँ बहुत भीड़ होती है यार साक्षी, मैं चाहता हूँ हम सुकून से बातें करें। यहाँ का जूस बहुत फेमस है, पहले वो ट्राई करो। एक बार पियोगे मजा आ जाएगा। आज हम दोनों बैठकर प्यारी प्यारी बातें करेंगे। सूरज ने वेटर को इशारा किया। वेटर ने 2 ग्लास जूस लाए। साक्षी थोड़ी घबराई हुई थी, उसने एक घूंट पिया। इसका स्वाद थोड़ा अजीब है। तुम तो कह रहे थे बहुत मजे का है, पर मुझे तो ये कड़वा लग रहा है। नहीं, ये स्पेशल मिक्स फ्रूट है, पियो तो सही, तुम्हारी सारी चिंता दूर हो जाएगी। मैंने भी जब पहली बार पिया था मुझे भी कड़वा लग रहा था, पर अब मैं जब भी यहाँ आता हूँ ना, हर बार यही जूस पीता हूँ। पियो पियो, मजा आएगा तुम्हें। साक्षी ने ग्लास खत्म किया। कुछ ही मिनटों में उसे चक्कर आने लगे, सर घूमने लगा। तभी साक्षी सूरज से कहती है, सूरज, मुझे नींद आ रही है, मुझे घर जाना है। साक्षी सोफे पर गिर गई। सूरज का चेहरा अचानक बदल गया। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और किसी को कॉल किया। हेलो, हाँ भाई, जुगाड़ हो गया है, एकदम फ्रेश आइटम है। एक बड़ी पार्टी का इंतजार कर रहे हैं ना, उन्हें बोलो माल तैयार है। इस संस्कारी बहू की इज्जत की जो कीमत लगेगी, उससे हमारी जिंदगी बन जाएगी। होटल के पीछे वाले गेट पर गाड़ी खड़ी करो, मैं इसे लेकर आ रहा हूँ। उसी वक्त घर के बाहर एक जीप रुकी। पूरब अचानक घर पहुंचा था। अरे पूरब, बेटा तू अचानक, हमें बताया क्यों नहीं? सरप्राइज देना था माँ। साक्षी कहाँ है? उसे देखने के लिए तो मैं इतनी दूर से भागा आया हूँ। भाभी तो मार्केट गई हैं, आती ही होंगी। पूरब साक्षी के कमरे में गया, लेकिन वहां उसे कुछ अजीब लगा। साक्षी का फोन वहां पड़ा था। उसने फोन चेक किया तो उसमें सूरज के ढेर सारे मैसेजेस थे। पूरब का फौजी दिमाग तुरंत खतरे को समझ गया। वो छत पर गया। वहां उसे सूरज की चैट पर कॉफी का निशान और एक जोड़ा सैंडल्स दिखे जो साक्षी के नहीं थे। माँ, ये सामने वाले घर में कौन रहता है? भाई, वो एक सूरज नाम का लड़का है, नया आया है। पूरब ने तुरंत अपने इंटेलिजेंस यूनिट के दोस्त को कॉल किया और सूरज का नंबर ट्रेस करने को कहा। 10 मिनट में लोकेशन उसी होटल की आई। पूरब ने जीप ऐसे चलाई जैसे बॉर्डर पर टैंक चला रहा हो। वो होटल पहुंचा। उसने देखा कि 2 गुंडे एक बेहोश लड़की को चादर में लपेटकर एक वैन में डाल रहे हैं। रुक जाओ कुत्तो, तुमने एक फौजी की इज्जत पर हाथ डाला है। अब मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। ए फौजी, पीछे हट जा, वरना इसे खत्म कर दूंगा। पूरब ने एक पत्थर उठाया और इतनी जोर से सूरज के हाथ पर मारा कि चाकू गिर गया। फिर पूरब ने जंप मारी और सूरज के चेहरे पर एक के बाद एक मुक्कों की बारिश कर दी। दूसरे गुंडे ने भागने की कोशिश की, पर पूरब ने उसे पकड़कर दीवार से दे मारा। मेरी पत्नी को हाथ लगाएगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। पूरब ने दोनों को रस्सी से बांध दिया और पुलिस को फोन कर दिया। फिर वो भागकर साक्षी के पास गया। घर के हॉल में सन्नाटा था। सब लोग वहां खड़े थे। साक्षी को होश आ चुका था और वो पूरब के साथ घर पहुंची थी। वो बुरी तरह रोने लगी
और शिल्पा जी के पैरों में गिर गई। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस घर की इज्जत के लायक नहीं हूँ। मैं भटक गई थी। उस सूरज ने मुझे धोखा दिया। मैंने सिर्फ दोस्ती समझी थी, पर वो दरिंदा निकला। हमने तुम्हें सर पर बिठाया था साक्षी। क्या हमारा प्यार कम था? क्या हमने तुम्हें बेटी नहीं माना था? पूरा बॉर्डर पर जान दे रहा था और तुम यहाँ एक पड़ोसी के साथ होटल में। पापा जी, मुझे मार दीजिए। मैं अकेली थी। पूरब की जुदाई ने मुझे कमज़ोर कर दिया था। वो सूरज मुझसे मीठी मीठी बातें करता था। मुझे लगा वो मेरा दर्द समझता है। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पूरब खामोश खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और दर्द भी। पूरब, तुम मुझे छोड़ दो। मैं इस लायक नहीं हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। आज अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो वो सूरज जीत जाएगा। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मेरी भी है। मैंने तुम्हें इस नए घर में अकेला छोड़ दिया। अकेलापन इंसान से कुछ भी करवा सकता है। तुमने अपनी गलती मान ली है और सच्चाई बता दी है। यही बड़ी बात है। बेटा, तू ये क्या कह रहा है? इसने हमारा सर झुका दिया है। नहीं माँ, इसने सर नहीं झुकाया। इसने एक सबक सीखा है। आज के बाद हमारे घर का कोई भी सदस्य किसी तीसरे की बातों में नहीं आएगा। साक्षी, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन याद रखना, भरोसा एक कांच की तरह होता है। मैंने इसे जोड़ तो दिया है, पर निशान बाकी रहेंगे। इन निशानों को तुम्हें अपने प्यार से मिटाना होगा। मैं वादा करती हूँ पूरब, आज से मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी और इस परिवार की है। मैं कभी किसी के बहकावे में नहीं आऊंगी। घर में एक बार फिर शांति लौट आई। पूरब की मर्दानगी और उसकी समझदारी ने एक टूटते हुए परिवार को बचा लिया। साक्षी ने अपने संस्कारी बहू के टैग को सच्चाई से दोबारा हासिल किया और सूरज जैसे दरिंदों के लिए पूरब ने एक मिसाल कायम कर दी। गौमूत्र पीने वाला ससुराल वर्सेस मॉडर्न जमाने की बहू। गांव का रास्ता, सुबह 6 बजे का वक्त। चारों तरफ धुंध है। राहुल खेत में आग जलाकर हाथ सेंक रहा है। तभी दूर से एक लड़की स्टाइलिश ओवरकोट पहने, गले में मफलर डाले, हाथ में बड़ा सा कैमरा लिए आती है। इतनी ठंड में ये शहर की गुड़िया कहाँ भटक रही है? कहीं रास्ता ना भटक जाए। हेलो जी, सुनिए, क्या आप बता सकते हैं निर्मल गांव का पुराना स्कूल बिल्डिंग कहाँ है? मेरा जीपीएस सिग्नल्स नहीं पकड़ रहा और मुझे वहाँ सर्वे के लिए जाना है। अरे मैम साहब, आप गलत रास्ते आ गई हैं। ये रास्ता तो नदी के किनारे जाता है। आइए मैं छोड़ देता हूँ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। ओह थैंक यू। मैं किरण हूँ, मुंबई से आई हूँ। यहाँ एक नया मॉडल स्कूल डिजाइन करना है। मैं राहुल हूँ। हम गांव वाले हैं। जीपीएस तो नहीं जानते, पर रास्ता रत्ती रत्ती याद है। आप चिंता मत कीजिए, आपको जहां जाना है वहां तक छोड़ कर आऊंगा। दोनों रास्ते में लंबी बात करते हैं। किरण उसे शहर की बातें बताती है, राहुल उसे गांव के खेत दिखाता है। अगले 15 दिनों तक इनकी मुलाकात होती है और उन दोनों में प्यार परवान चढ़ता है। रात के वक्त वसंतराम अपनी लाठी साफ कर रहा है, शांति गाय को चारा डाल रही है। वो सब घर के आंगन में बैठे हैं। माँ, मुझे एक बात कहनी है। वो जो शहर से किरण आई है ना, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ माँ। वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है और शायद मुझे उससे प्यार हो गया है। और हाँ, वो भी मुझसे प्यार करती है। अगर आप लोग मान जाओ तो हमारी शादी हो जाएगी। क्या वो मेम साहिबा जो हाथ में दस्ताने पहनकर मिट्टी छूती है? बेटा, वो हमारे गांव के रिवाज कैसे निभाएगी? अरे बेटा, प्यार तो अपनी औकात वाले लोगों में करना चाहिए था। हाँ, वो मॉडर्न लड़की और कहाँ हम लोग। तो उसे भूल जा। वो हमारे जैसे पुरानी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रह सकती। हाँ भैया, मैंने देखा है। वो तो पानी भी बॉटल का पीती है और हम तो गाय का अमृत पीते हैं। वो तो देखकर ही नाक चढ़ाती है। वो मेरी भाभी कैसे बनेगी? देखो शांति, अगर राहुल खुश है तो लड़की को आने दो। हमारी मिट्टी में ऐसी ताकत है कि बड़े बड़े शहर वाले यहाँ आकर देसी बन जाते हैं। सब लोग राहुल की बात मान जाते हैं। कुछ दिन बाद राहुल और किरण की आपस में शादी हो जाती है और वो राहुल के छोटे से घर में आ जाती है, पर उसकी सोच अब भी मॉडर्न थी। ठंड की कड़कड़ाती सुबह किरण रजाई में सो रही है। शांति एक बड़ा स्टील का ग्लास लेकर कमरे में दाखिल होती है। उठो बहू रानी, सूरज निकल गया है। ये लो, अमृत पियो और दिन की शुरुआत करो। इससे पीने के बाद पूरे दिन ठंड नहीं लगेगी। गुड मॉर्निंग माँ जी। ओह, कितनी ठंड है। क्या इसमें अदरक वाली चाय है? लाओ लाओ, मैं पी लेती हूँ।
अरे चाय वाय बाद में, ये हमारी गौ माता का ताज़ा गौमूत्र है, पहले ये पीकर शरीर शुद्ध करो। ये पीने के बाद ही तुम कोई काम शुरू करना, वरना अपशगुन हो जाता है। एक्सक्यूज मी माँ जी, ये पेशाब है, मैं ये नहीं पी सकती। प्लीज, ये बिल्कुल हाइजीनिक नहीं है, इसमें टॉक्सिन्स होते हैं। आप इसे मुझसे दूर ले जाओ, मैं ये नहीं पीऊंगी। देखो भाभी, अभी से नखरे शुरू। हम सब ने बचपन से यही पिया है, तभी हमारा रंग निखरा हुआ है और सेहत लोहे जैसी। अब से आप भी ऐसे पीना, आप भी बहुत स्वस्थमंद हो जाओगी और कभी बीमार नहीं पड़ोगी। पार्वती, सेहत के लिए विटामिन्स चाहिए, ये नहीं। राहुल, तुम चुप क्यों हो? किरण, थोड़ा सा पी लो ना, माँ का मन रह जाएगा। पहली सुबह है, कलेश मत करो। थोड़ा सा पीने से कुछ नहीं होगा यार, एक बार ट्राई तो करो, क्या पता तुम्हें पसंद आ जाए। राहुल, प्यार अपनी जगह, पर मैं बीमार नहीं होना चाहती। मैं ये नहीं पीऊंगी। अगर मैंने ये पी लिया तो मैं बीमार हो जाऊंगी। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मुझे ये सब पीने की आदत नहीं है। मैं आप सबको साफ साफ बता रही हूँ, मैं ये नहीं पीऊंगी। किरण की ऐसी बात सुनकर सब घर वाले खामोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद दोपहर का वक्त, किरण किचन में अपना खाना खुद बना रही है, क्योंकि उसे लगता है हर चीज में गौमूत्र मिला है। क्यों भाभी, हम गरीबों का खाना पसंद नहीं आ रहा, या डर लग रहा है कि हमारी तरह देसी बन जाओगी? ऐसे अपने लिए अलग खाना बनाने का क्या मतलब है? हम जो खाना बनाते हैं, क्या वो खाने लायक नहीं होता, या उसे खाकर आपको उल्टी आती है? बात देसी होने की नहीं है पार्वती, बात साइंस की है। तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि बिना फिल्टर किए ये चीजें पीने से कितने इन्फेक्शन हो सकते हैं, और तुम लोग सुबह शाम बस ये ऐसे ही पिए जा रहे हो। वो तो तुम सबकी किस्मत अच्छी है कि अभी तक कोई बीमार नहीं हुआ। साइंस, हमारे दादाजी 100 साल जिए थे यही पीकर। आप शहर वालियों को बस बहाने चाहिए काम चोरी के। अब आपकी मर्जी है, पीना है पियो, लेकिन यहाँ साइंस का ड्रामा मत करो। तभी उन दोनों की बात सुनकर शांति जल्दी जल्दी वहाँ पर आती है और किरण से कहती है, बस करो पार्वती। किरण, अगर तुम ये नहीं पियोगी तो इस घर की रौनक चली जाएगी। हमारे यहाँ इसे मना करना पाप है, इसे मना करना पाप के समान है। इतना बड़ा अपशगुन, घर की नई बहू गौमूत्र पीने से मना कर रही है। हाय, अब न जाने इस घर का क्या होगा। इतना कहकर शांति वहां से चली जाती है, और मन ही मन वो अपनी बहू पर बहुत गुस्सा हो रही थी, क्योंकि वो पुरानी सोच की थी, जबकि उसकी बहू मॉडर्न जमाने की सोच वाली थी। कुछ दिन तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। किरण गौमूत्र को नहीं पीती। फिर एक दिन रात के वक्त बाहर बर्फ जैसी हवा चल रही थी। छोटा बेटा गंगा बारिश में भीग कर आता है। वो बहुत तेज कांप रहा था और उसके पेट में भी बहुत दर्द हो रहा था। माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, सांस नहीं ली जा रही। माँ, मुझे क्या हो गया है? मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है और मुझे उल्टी भी आ रही है। वसंत जी, देखिए ना गंगा को क्या हुआ। जल्दी से गौमूत्र गर्म करो और इसमें थोड़ी हल्दी डालो, अभी ठीक हो जाएगा। इसको ठीक करने का बस यही इलाज है। अरे देखो ना, मेरे बेटे को क्या हो गया। रुकिए, गंगा का शरीर नीला पड़ रहा है, इसे निमोनिया के लक्षण लग रहे हैं। इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा, नहीं तो इसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। आप सब मेरी बात मानो, गौमूत्र को छोड़ो और इसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाओ। तुम चुप रहो बहू, तुम्हें हमारी दवाइयों पर भरोसा नहीं है, हमें है। पार्वती, पिला इसे, ये गौमूत्र से ही ठीक होगा। अरे हमारे पूर्वज हमेशा से ऐसा करते ही आ रहे हैं, और ये कल की लड़की हमें सिखा रही है कि हम डॉक्टर के पास जाएं। गंगा को जबरदस्ती गौमूत्र पिलाया जाता है, पर वो पीते ही उल्टी कर देता है और उसकी आंखें पलट जाती हैं। वो बेहोश हो जाता है। तब सब लोग ये देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे मैंने कहा था ना ऐसा मत करें आप लोग। देखा, अब इसकी तबीयत और खराब होगी। अरे गंगा बेहोश हो गया है, आप लोग क्या अब भी अपनी जिद पर रहेंगे? इसे जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलिए, नहीं तो इसकी जान को खतरा भी हो सकता है। कुछ टाइम बाद सब लोग गंगा को हॉस्पिटल में ले जाते हैं। गंगा अब हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में था। परिवार के सब लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। कुछ टाइम बाद डॉक्टर बाहर आता है और गुस्से में कहता है, आप लोग होश में हैं? बच्चे के लंग्स में इन्फेक्शन था और आपने उसे अनफिल्टर्ड लिक्विड पिला दिया। इसमें जो बैक्टीरिया थे उन्होंने इन्फेक्शन और फैला दिया। अगर 10 मिनट और देरी होती तो बच्चा दम तोड़ देता। शुक्र मनाओ अपनी बहू का, जिसने सही वक्त पर एम्बुलेंस बुलाई। तभी शांति जमीन पर बैठ जाती है और जोर से रोना शुरू कर देती है। हे भगवान, मैंने अपने बेटे की जान खतरे में डाल दी। मैंने ये क्या कर दिया? मेरा बेटा इतना बीमार था और मैंने अपनी जिद में आकर उसे गौमूत्र पिला दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और बहू की बात मान लेनी चाहिए थी। डॉक्टर साहब, हमें लगा ये सबसे बड़ी दवा है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
अरे हमारे पूर्वज हमेशा से ऐसा ही करते आ रहे हैं। मुझे लगा ऐसा ही करना चाहिए, पर ये मेरी गलती है। हम सब आगे से ध्यान रखेंगे। पिताजी, धर्म और श्रद्धा अपनी जगह है, पर बीमारी में डॉक्टर और साइंस ही काम आते हैं। हर पुरानी बात सही नहीं होती, इसलिए आज से हम ऐसे मौके पर सबसे पहले हॉस्पिटल ही जाएंगे। देखा ना, आप सबने, मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक थी और आप सभी गलत सोच रहे थे। सबको अकल आ जाती है। फिर पूरे 1 महीने बाद गांव में धूप निकली है। घर में अब एक नया वाटर फिल्टर लगा है। शांति गाय के सामने खड़ी है और उसके हाथ में दूध का ग्लास है। किरण बेटी, ये लो ताज़ा दूध। अब इसमें कुछ नहीं मिला है। तुमने हमारी आंखें खोल दी। अब हम सब भी सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं और अपनी सेहत ठीक रखने के लिए ये दूध पीते हैं। तुम सच में हमारे घर के लिए एक अच्छी बहू बनकर आई हो बेटा। सच में मेरे बेटे की चॉइस बहुत अच्छी है। ये बात हमें थोड़ी देर से समझ आई, पर ठीक है। भाभी, मुझे माफ कर देना, मैंने आपका बहुत मजाक उड़ाया, पर अब मैं भी कंप्यूटर सीखने जाऊंगी और डॉक्टर की बातें मानूंगी। हाँ बेटा, गांव में हॉस्पिटल बनवाने के लिए जमीन मैं दूंगा। किरण बहू उसका नक्शा बनाएगी। अब हमारे गांव में अंधविश्वास नहीं, इलाज चलेगा। एक मॉडर्न बहू ने एक सिंपल से परिवार में आके उन सब की सोच को ठीक कर दिया था। सब लोग अब साथ में बहुत खुश थे। किरण भी अपने ससुराल वालों की बदलती सोच देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। आखिर में सब ठीक हो गया। राहुल और किरण का प्यार भी पूरा हुआ और वो सब एक परिवार बनके हमेशा खुश रहने लगे।